हेलो एवरीवन। टॉपैक ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 फर्स्ट चैप्टर का शुरू होने वाला है, सेट थ्योरी। देखिए, हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे 11th, 12th, 9th, 10th बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न करेंगे पहले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिलीटेड पोर्शन है या फिर जो जेई और नीट के पोर्शन में एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी यहाँ, ठीक है। अगर फिजिक्स का बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स और मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ। तो नीट का, जेई का जो पोर्शन फिजिक्स में आता है वो आपको फिजिक्स के लेक्चर्स में मिलेगा, और मैथ्स का जो पोर्शन जेई के में आता है उस लेवल का भी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेस लेवल से शुरू करते हैं, और अभी आपका क्लास 11th है, तो आप पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना अच्छा बेसिक प्रैक्टिस रहेगा, उतना आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद होगी। वो प्रैक्टिस की चीजें हैं और वो थोड़े समय बाद आती है, लेकिन पहले आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ता है, और उसी बेसिक्स को हम लोग क्लियर करते चलेंगे हर एक चैप्टर का पहले। उसके बाद जेई के लेवल का कंटेंट, डिलीटेड पोर्शंस जितने भी है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस से जो हट चुके हैं वो सब चीजें भी मैं वापस लाके 11th, 12th, 9th, 10th के वीडियोस में डाल दूंगा, और वो सब भी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिर्फ एग्जाम का बात करें तो जो यहां पढ़ाया जाएगा उतना आपके लिए एनफ होगा, है ना। स्कूल एग्जाम का बात किया जाए, और बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स है जो अभी तक सीबीएसई का जो सिलेबस पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहे। स्टेट बोर्ड्स है, अदर बोर्ड्स है ना। तो उनके लिए जो डिलीटेड पार्ट वाला पोर्शन है वो भी इस लेक्चर सीरीज में आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद मिले, लगातार ना मिले, लेकिन मिल जरूर जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है भाई? ये डेफिनेशन दिया हुआ है सेट का, ठीक है। अब सेट क्या होता है? सेट एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो एलिमेंट्स है, जो उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स है, चीजें हैं, ठीक है, वो सब डिफाइंड है अच्छी तरीके से। अच्छा डेफिनेशन किसको बोलते हैं? मतलब उसके बारे में जब हम बताएंगे ना, सेट के बारे में आपको बता दें, तो आप खुद उसका सेट बना लीजिए। उस तरह का डेफिनेशन को अच्छा डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, तो आप खुद ए से जेड तक बोल लीजिएगा कि हाँ भाई, आप ए से जेड तक का बात बोलो। अगर हम बोलेंगे वॉवल्स इन इंग्लिश, तो आप खुद बोल दीजिएगा हाँ, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है ना। तो जब हम कोई बात बोले, किसी ग्रुप के बारे में बताएं, किसी सेट के बारे में बताएं, नहीं, ग्रुप के बारे में बताएं, और वो ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है उसका डेफिनेशन सुन के ही आप समझ जाएं कि उसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो समझ लीजिए कि वो सेट है। अगर वेल डेफिनेशन नहीं है, मतलब ऐसा डेफिनेशन नहीं है जो हम बता दें और आप समझ पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास, तो इसको सुन के आपको लग रहा है अच्छा कौन कौन इंटेलिजेंट। अब ये इंटेलिजेंट का जो भाषा है, ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है, इसका डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 80% वाले बच्चे को इंटेलिजेंट बोलेगा, कोई 90% वाले बच्चे को इंटेलिजेंट बोलेगा, कोई पढ़ाई लिखाई से हट के बोलेगा, अगर नॉर्मल लाइफ में किसी का दिमाग अच्छे से चलता हो तो वो भी इंटेलिजेंट है।
तो जब हम इंटेलिजेंट वर्ड बोल दिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, तब आप ये नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि उसमें कौन कौन आएगा। कोई फिक्स ग्रुप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो ग्रुप जो आप बना रहे होंगे हो सकता है किसी और के हिसाब से अलग हो। किसी बच्चे को आप अपने ग्रुप में डाल रहे होंगे इंटेलिजेंट वाले, और दूसरा बंदा जो है वो उस बच्चे को उस ग्रुप में नहीं रख रहा हो किसी भी कारणवश। तो जब डिफाइंड नहीं है अच्छी तरीके से इंटेलिजेंस वर्ड, तो मतलब वो एक ग्रुप हो सकता है लेकिन वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि उसको देख के, उसको सुन के आप जितने भी बच्चे हैं सब लोग एक ही तरह का एलिमेंट, एक ही तरह का ग्रुप नहीं बना पा रहे। बात समझ आया? जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स बोलेंगे या लिख देंगे, ठीक है? आपको ये सोचना है कि क्या वो सेट है, मतलब वेल डिफाइंड है कि नहीं। आप उसके अंदर का हर एक एलिमेंट को, हर एक वैल्यू को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, आपके क्लास में बैठने वाली, होने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनका एक ग्रुप। क्या आप इस ग्रुप को डिफाइन कर पा रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग में इस ग्रुप को बना पा रहे हैं? तो जवाब है हाँ। आपको पता होगा कि आपके क्लास में कौन कौन लड़की, वो सारी ग्रुप, वो सारी लड़कियों को एक ग्रुप बना दीजिए, बन गया आपका सेट, है ना? कैसे लिखना है वो तो बात का बात है, अभी सेट बन रहा है कि नहीं ये सोचिए। तो सारी लड़कियों को आप पहचानते हैं, आपने क्या किया, सारी लड़कियों को एक ग्रुप में डाल दिया, बन गया आपका सेट। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन था, ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप था। आप इसके अंदर का सारा एलिमेंट बता पाए। कैसे बता पाए? क्योंकि आप जानते थे कि आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, कौन कौन। दूसरा क्वेश्चन, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये सेट है। दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में रहने वाले अच्छे हॉकी प्लेयर्स का एक कलेक्शन, एक ग्रुप बनाना है। अब ये अच्छा, अच्छा का डेफिनेशन तो चेंज हो सकता है ना, वो तो आपके हिसाब से अलग हो सकता है, मेरे के हिसाब से अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं लग रहा है हमको। हम अलग सेट बना देंगे, आप अलग सेट बना दीजिएगा, तो सेट थोड़े ना होगा, तो ग्रुप होगा। सेट तो वो होता है जो सबको ही बनाए और एक ही जैसा बनाए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो गुड का कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई गुड किसको बोला जाता है। अगर बोलता कि द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया हु हैव प्लेड एटलीस्ट वन इंटरनेशनल गेम, तो हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना पाते। हम देखते भाई कि हिस्ट्री से आज तक कौन कौन हॉकी प्लेयर कम से कम एक इंटरनेशनल गेम खेला है, वो सबको उस ग्रुप में डाल देते, बन जाता सेट। लेकिन गुड कौन है भाई, अच्छा कौन है, अच्छा हॉकी प्लेयर कैसे बताए, वो तो सबके हिसाब से अलग अलग होगा। तो ये नॉट अ सेट है, नॉट अ सेट। थर्ड देखिए, लिखा है द कलेक्शन ऑफ, अब ये सब क्वेश्चंस जो है ये कोई मेरा बनाया हुआ उपज नहीं है, आपको बुक्स में ये सारा क्वेश्चंस मिल सकता है, क्योंकि बुक से ही मैं भी क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने लाता हूं। हाँ, सॉल्विंग और कैसे बनाना है वो आपको सीखना है, ठीक है?
तो यहां पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर an year beginning with the letter J। बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J, मतलब साल के जितने भी महीने हैं जिनका नाम J से शुरू होता है उनका एक ग्रुप। तो वही पता है ना, जनवरी है, जुलाई है, जून है, और कोई है क्या? और तो कोई है नहीं। तो कुल मिला के हम इस बात को पढ़ के ये समझ गए कि इसके अंदर में जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइन किया गया है, हमको समझ में आ जा रहा है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है ना। एक सेट के अंदर में जो भी डाला जाता है, जो भी वर्ड्स या जो भी नंबर्स वगैरह होता है, वो सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। जैसे जून, जनवरी, जुलाई, ये एलिमेंट है इस सेट का। तो यहां पे एक सेट हो गया ये। फोर्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स अब भाई प्राइम नंबर तो पता है ना आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो, नहीं तो खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं। 2, 3 है ना, 5, 7, 11, 13, 17 सब प्राइम नंबर्स। अब यहाँ इंटीजर्स का बात होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। तो इसका कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड है? हाँ वेल डिफाइंड है। भले आप ये बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है, मतलब 2, 3, 5, 7 करके कोई अंत नहीं है, वो तो चलता चला जाएगा, क्योंकि नंबर्स का कोई एंडिंग नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन डिफाइंड तो वेल है ना, मतलब आप एलिमेंट बता तो पा रहे हैं ना। अगर आपके सामने एक नंबर लिख दिया जाए तो आप ये तो बता पाइएगा ना कि इस सेट में आएगा कि नहीं। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो इसमें आएगा, नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा। ये आप डिफाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेशन सही है। भले वो इनफाइनाइट है, भले उसका एलिमेंट कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो डेफिनेशन ठीक है। वो आप बता पा रहे हैं कि उसके अंदर है कि नहीं, कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट के अंदर है कि नहीं। तो इसीलिए इसको सेट बोला जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ, अच्छा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स। फिर अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। डेंजरस क्या होता है? सबसे डेंजरस किसको बोले? मेरे को तो सांप भी डेंजरस लगता है। सांप तो आधा दुनिया को डेंजरस ही लगता है, छुपा हुआ रहता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है ना, खतरा पाके कभी भी डस सकता है। तो सांप डेंजरस लगता है, किसी को नहीं लगता होगा, सपेरा तो उसी के साथ घूमता है ना। तो डेंजरस का डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। तो जिस कारण से हम लोग ये वाला जो पूरा कलेक्शन है ना, इसको बता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या, इसके अंदर क्या एलिमेंट होगा। मान लो हम बोल दें कि डॉग, डॉग, बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां होती है, लड़के होते हैं जिनको कुत्ते से डर लगता है, वो उसको डेंजरस में डाल देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं डरते हैं तो वो लोग नहीं डालेंगे। तो इसका मतलब ये सेट नहीं बन पा रहा है, कोई एलिमेंट इसमें है कि नहीं, हम ये पक्का पक्का नहीं बता पा रहे, पक्का पक्का नहीं बता पा रहे।
क्योंकि सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है डेंजरस का मतलब। तो यहां पे हो गया नॉट अ सेट। अब सेट को उम्मीद है कि आपने पहचान ही लिया होगा इतना क्वेश्चन बनाने के बाद, 5 सिनेरियोज देखने के बाद, कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप कलेक्शन सेट है कि नहीं है। ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सेट तभी होगा जब वेल डिफाइंड होगा और सबके लिए, पूरा दुनिया में एक ही, पूरा दुनिया के लिए वो डेफिनेशन एक ही ऐसा होगा, है ना। प्राइम नंबर हो सबके लिए प्राइम नंबर है। डेंजरस बोलेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो यहां पे डेफिनेशन को समझने के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, ये पहला तरीका है जिससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ये दूसरा तरीका है। दोनों ही जानना बहुत जरूरी है, सेट बिल्डर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। पूरा कोशिश रहेगा कि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट का बात करें तो याद रखिए, चाहे ये मेथड हो, चाहे ये मेथड हो, चाहे रोस्टर फॉर्म हो, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है ना। इसके अंदर में चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, लेकिन लिखाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही। अब पहले समझते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म क्या है। देखिए, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म कोई जबरदस्त, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मान लीजिए कि आपको बोला गया सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आप क्या किए, बोले कि अच्छा वॉवेल्स की बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट को खोलना पड़ता है। खोल दिए और वॉवेल्स जितना भी आपको, मतलब जितना भी आपका है वो सब आप लिख दीजिए कॉमा कॉमा लगा के। और जब हो जाए तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये बन गया एक सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स। और इसमें ये जो कॉमा लगा के हर एक एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ये जो भी चीज हम लोग कॉमा कॉमा लगा के लिख रहे हैं, जो सेट के अंदर आता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। हर दो एलिमेंट के बीच में एक कॉमा होना चाहिए, कंपलसरी है, कॉमा ही होना चाहिए। बच्चों का जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो देखता हूं सेमी कोलोन लगा दिए हैं, कोलोन लगा दिए हैं। ऐसा थोड़ा ना है, अपना मन मर्जी थोड़ा ना चलेगा। यहाँ पे अपने हिसाब से मैथ्स को चेंज कीजिए, कर दीजिएगा क्या, वो तो होगा नहीं। आपका जो यहाँ पे नियम बना है, अगर कॉमा लगाने बोला गया है कॉमा ही लगाना है, कुछ भी और नहीं लगा सकते। तो कॉमा कॉमा लगा के आप एलिमेंट्स को लिख दिए। और ये जो मेथड है इस तरीके से, जिसमें ब्रैकेट के अंदर आप सारा एलिमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है उस सेट में वो सब लिख देते हैं, तो आपका बन जाता है रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर मान लीजिए कि एलिमेंट बहुत ज्यादा हो और पॉसिबल नहीं है कि आप लिख दें, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट होगा तो डॉट 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 लगा देंगे, थोड़ा एलिमेंट्स लिखेंगे फिर डॉट 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 लगा, वो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। उसके बारे में बाद में बात होगा, अगले लेक्चर मतलब आने वाले लेक्चर से बात होगा। लेकिन आप समझिए, अगर मान लीजिए सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स बोल देते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में तो ए से जेड तक लिखना पड़ेगा। पूरा लिखते लिखते तो बहुत टाइम लग जाएगा। उतना टाइम थोड़े ना आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, एक नंबर का क्वेश्चन ही होगा ये, कितना टाइम खर्चा कीजिएगा। बच्चा थोड़ा ना कि एबीसीडी बैठ के लिखेगा। तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए फिर सेट बिल्डर फॉर्म आता है। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपको एक रिलेशन पता है, एक प्रॉपर्टी पता है एलिमेंट का, ये एक्स एलिमेंट है,
इसका कोई प्रॉपर्टी आपको पता है और वो प्रॉपर्टी लगा के आप सारा एलिमेंट्स बना सकते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को ही लिख दीजिए। लिखने का तरीका क्या है ये देखिए। जैसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद लिखिएगा एक्स, ये एक्स एलिमेंट को दिखा रहा है, एक्स। उसके बाद एक ऐसे कोलोन लगाइएगा, या इसके जगह पे आप ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, है ना। इसका मतलब होता है सच दैट, ये भी वही है, ये भी वही है, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ज्यादा फेमस ये वाला है, सच दैट। उसके बाद आप जो भी कंडीशन जानते हैं, जो आपको सेट बनाना है उसका आप जो भी कंडीशन जानते हैं उस कंडीशन को लिख दीजिए। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स का बात करेंगे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, या क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जैसे ही हम ये बात लिख दिए, बिलोंग्स टू मतलब उसमें से आएगा, जैसे हम ये बात लिख दिए तो जो आदमी इसको पढ़ रहा होगा वो ये समझ जाएगा कि अच्छा एक्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है, तो ए से जेड तक पूरा इसमें डाल देगा। तो ये जो तरीका है ना, वो आपको एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं लिख के देता है, आपको ये एलिमेंट बनाने का तरीका को लिख के देता है कि आप इसको पढ़ के समझ जाइए कि एलिमेंट क्या होगा। और ये जो मेथड है रोस्टर या टैबुलर मेथड, ये सीधा एलिमेंट ही लिख के देता है। ये तब बहुत यूजफुल है जब आपको छोटा सा 2-4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट का सेट दिखाना हो। लेकिन अगर सेट बहुत बड़ा हो, 100 नंबर, 150 नंबर उसमें हो, तो ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अब देखिए, इससे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि भाई रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है और क्या होता है, जिसमें एग्जैक्ट एलिमेंट्स आप लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें आप कंडीशन लिख देते हैं। पहले आपको एलिमेंट कौन सा है वो लिखना है, तो एक्स लिख दिए, फिर सच दैट लगाना है, फिर कंडीशन लिख देना है, जो भी कंडीशन है, तो एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट, कंडीशन पूरा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के उसको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म का देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूं जो बुक में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, द सेट रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। फिर से बताता हूं, द सेट रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स लगा हुआ है। और सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है, इफ अ सेट हैज अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px of its elements x, then the set is described by bracket open x such that मतलब वही डबल डॉट लगाना है, कोलोन px holds true, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, कैसा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो ये डेफिनेशन है, अगर आपको एक बार में नहीं लिख पाए होंगे तो एक बार वीडियो को रिपीट करिए और देख लीजिए। डेफिनेशन हालांकि स्कूल्स में नहीं पूछता है या कहीं भी नहीं पूछता है, आप उसको रख लीजिएगा तो आपको अपने जानकारी के लिए अच्छा रहेगा कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रोस्टर फॉर्म का। पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word mathematics
ठीक है, इसका हमको सेट बनाना है। अब याद रखिए, अगर आपका सेट बनाना है आपको और सेट का नाम रखना है, तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से रखा था। ए बी सी डी जेड तक आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर। और अगर एलिमेंट का नाम आपको रखना है, कोई एलिमेंट है अंदर, आपको वो दिखाना है, तो आप स्मॉल लेटर से एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते, लेकिन स्मॉल लेटर से। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाएगा, है ना। जैसे इसमें तो चलिए, इसमें तो डायरेक्ट एलिमेंट ही लिखा जाता है, तो इसमें तो वो सब यूज नहीं होता है। लेकिन जैसे प्रूविंग होता है या बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आएगा, आप देखिएगा, जहां पे हम लोग एलिमेंट्स को अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो जब एलिमेंट को अज्यूम करते हैं, तो लेट द एलिमेंट बी स्मॉल एक्स लिखेंगे या स्मॉल ए लिखेंगे, स्मॉल बी लिखेंगे। लेकिन जब सेट को अज्यूम करते हैं या सेट का नाम रखते हैं, तो हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल बी लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां तो कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं, आपको बस दिखाने के लिए यहां कर दिए। अब बोल रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स। सेट का एक खासियत है, ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स मतलब समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का स्पेलिंग में जितना भी लेटर्स आ रहा है वो सब आ जाएगा सेट में। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सेट बनाने में ना कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। मतलब अगर एक सेट में एक एलिमेंट आ चुका है तो दोबारा वो नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा, फिर एम आ गया, तो एम तो पहले ही लिख चुके हैं तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ए आ गया, ए पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। टी आ गया, टी पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर आई आ गया, फिर सी आ गया, कॉमा डाल के लिखना है हमेशा, और फिर एस आ गया। बस। तो मैथमेटिक्स वर्ड के जितने भी लेटर्स है उनका सेट ये रहा। तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हमको मैथमेटिक्स लिखना ही है। रिपीट होने पे वो सेट से बाहर हो जाता है, उसको नहीं लिखा जाता। कभी भी दो सेम एलिमेंट एक ही सेट में नहीं दिखेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स all letters नहीं, all vowels in the word equation तो बोल रहा है क्या, सारा वॉवेल्स का सेट बनाना है इक्वेशंस के वर्ड से। तो भाई सेट का स्टार्टिंग करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ई वॉवेल है, लिख दिए। क्यू वॉवेल नहीं है, छोड़ दो। यू वॉवेल है, लिख दिए। ए वॉवेल है, लिख दिए। उसके बाद टी वॉवेल नहीं है, छोड़ दो। आई वॉवेल है, लिख दिए। ओ वॉवेल है, लिख दिए। उसके बाद एन नहीं है, एस नहीं है, खत्म, सारा ही वॉवेल आ गया। लेकिन इक्वेशन वर्ड से निकाल के हम लोग लिखें, तो ये अपना बन गया सेट। रोस्टर फॉर्म में सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, जिसमें एलिमेंट्स लिख दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो। द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। तो मतलब जितना भी इंटीजर है सबका स्क्वायर। अब भाई नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। अब 2 बार 4 तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग एक एक बार ही बस स्क्वायर नंबर्स को लिखेंगे। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो 2 बार हम लोग कोई भी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, है ना। बात समझ में आया ना। जैसे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो सेट में तो 2 बार 4 लिखना पड़ेगा। तो 2 बार तो सेट में लिखाता ही नहीं है कोई एलिमेंट, एक ही बार लिखाएगा। तो इसलिए हम लोग एक ही बार सोच के चलेंगे, जो जो स्क्वायर नंबर है उसको लिखेंगे। शुरू करते हैं। स्क्वायर नंबर में जो है इंटीजर में आ रहा है ना, तो 0 भी आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे तो चलते जाएगा ना, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे डॉट 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 डाल के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये दिखाता है कि ये जो है स्क्वायर का सीरीज पूरा सेट इनफाइनाइट है। ये सब फाइनाइट था, इसमें एलिमेंट्स का नंबर आपको पता था कि कितना नंबर है इसके अंदर एलिमेंट का। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, लेकिन इसमें नहीं बता सकते, ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, और इस तरह का सेट को जिसमें आप नंबर्स बता सकते हैं कि कितना नंबर है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अंदर, उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। उसके बाद सेट बिल्डर मेथड को देखते हैं। सेट बिल्डर मेथड का भी 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। चलिए सेट बिल्डर का हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को देख के उसको फॉर्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी देखिए कुछ रिजर्व्ड लेटर्स होते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, सेकेंड लेक्चर में वो आपको बताऊंगा मैं। तो अभी क्या है, हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्म में ही लिखेंगे, लेकिन जब तरीके से बनाएंगे सेट बिल्डर को तो हम दिखा देंगे, अभी भी हम एक बार हिंट करके दिखा देंगे कि असल में कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, अगर इसको टेक्निकली लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x such that x belongs to natural number, है ना। n जो वर्ड है ना वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और नेचुरल नंबर में x आएगा, एलिमेंट है ना, x तो क्या एलिमेंट है, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। उसके बाद बोला कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो इवन नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n, 2 के टेबल में आना चाहिए। अब ये n जो है इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेरा बन गया एक्चुअल तरीका इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। पहले हम बताएं कि x जो है नेचुरल नंबर है क्योंकि क्वेश्चन बताया हुआ था। उसके बाद हम बताएं कि x जो है इवन है, तो 2n 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, है ना, इवन होना चाहिए। और फिर हम बताएं कि ये जो n है ना ये नेचुरल नंबर है ना, मतलब इसको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 1 लग सकता है, 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, 4 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो इसका मतलब क्या लगेगा, नेचुरल नंबर। तो हम बता दिए कि n भी एक नेचुरल नंबर। तो जैसे ही n1 लगाएंगे तो x2 आ जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे x4 आ जाएगा, n की जगह 3 लगाएंगे x6 आ जाएगा। तो x देखो हमेशा इवन नंबर आ रहा है, और यही तो हमको चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को दिखाते हैं। अब ये जो रिजर्व लेटर्स है, n हो गया, r हो गया, q हो गया, बहुत सारा है, z वगैरह हो गया, ये सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में लोग देखेंगे। अभी हम आपको बस हिंट के लिए 1-2 क्वेश्चन बना के दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि जितने भी इंटीजर है उनका स्क्वायर बनाना है। चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट x है। अब x क्या है, x के बारे में नेचुरल नंबर वगैरह कुछ जैसे इसे बता दिया था ना कि x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, इसमें कुछ नहीं बताया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो भाई x
कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है वो इंटीजर का स्क्वायर, तो मतलब किसी नंबर का स्क्वायर एक्स बनेगा। अब वो नंबर क्या है वो बता दिया है, क्या कि ये जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं वो इंटीजर होना चाहिए, तो n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ये बन गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसे क्या हो जाएगा, n की अगर हम जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर x बन जाएगा 1, n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर x बन जाएगा 4, n की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर x बन जाएगा 9, -3 लगाएंगे तो -3 का स्क्वायर x बन जाएगा 9। लेकिन 9 दो बार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होना है। लेकिन तो ये जो है हम इसमें ना x क्या है वो सेट में नहीं बताया गया था, तो इसीलिए हम भी यहां पे नहीं लिखे, यहां सीधे कंडीशन बताया था कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए, तो हम एक नंबर लिए उसका स्क्वायर कर दिए, दिखा दिए कि वो x के बराबर है, और ये नंबर जो है इंटीजर है ऐसा दिखा दिए। अब ये z जो वर्ड है ना ये भी एक रिजर्व्ड लेटर है, इससे इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम लोग ये दो क्वेश्चन बना के यहां पे रुकेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको पहले ये रिजर्व्ड लेटर्स के बारे में लेक्चर 2 में बताया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाएंगे, और तब देखिएगा आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी बस समझ लीजिए कि ये शो है, इस तरह से आप जो है सेट बिल्डर मेथड को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप लोग बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं तो आप लोग हमसे ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग आइए हमारे कोचिंग को विजिट कीजिए। एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो गूगल मैप में सर्च करिए टॉपर्स एकेडमी बोकारो, वहां से आपको एड्रेस मिल जाएगा, और उसके बाद विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, आप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स, जो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, जो हमारा फेसबुक हैंडल है, उसको फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिएगा, आप हमारे पेजेस पे, हमारे हैंडल्स पे पहुंच जाइएगा, और वहां से हमें फॉलो कर लीजिए, और आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।